बच्चों, आज 7 क्लास के साइंस, इसमें हम लोग आज नए लेसन की शुरुआत करेंगे, जिस लेसन का नाम है ऊष्मा प्रवाह तथा तापमान। देखिए, ऊष्मा प्रवाह, ऊष्मा के बारे में आज से हजारों साल पहले ऊष्मा के बारे में जानकारी मनुष्यों के लिए एक बहुत ही आश्चर्यजनक था। 19वीं शताब्दी में आकर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जेम्स क्लॉड जूल ने एक प्रयोग करके यह दर्शाया कि गतिशील वस्तु ऊष्मा उत्पन्न करती है। इसके साथ ही जूल ने प्रयोग के आधार पर पाया कि जितनी अधिक गतिशील होगी उतनी ही अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। संभवतः आप इस प्रभाव से अच्छी तरह परिचित होंगे। देखिए, क्या आपने कभी अपने दोनों हथेलियों को रगड़ा है? अगर नहीं रगड़ा है तो रगड़ करके चेक करिएगा। जब दोनों हथेलियों को रगड़ते हैं तो ये गर्म हो जाता है, शरीर में भी गर्मी महसूस होने लगती है। यानी दोनों हथेलियों को जब हमने रगड़ा तो रगड़ने के पश्चात इसके बीच गति हुई, गति के बाद इसमें ऊष्मा उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो ऊष्मा के बारे में जानकारी और जीवन में इसके तहत महत्व को जानना बेहद जरूरी है। अतः आज हम लोग इस अध्याय में इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस अध्याय में पहला टॉपिक है ऊष्मा। देखिए, ऊष्मा जब किसी वस्तु को दी जाती है तो उसके अणु को गतिशील बना देता है। जैसे यदि हम लोग किसी कोई बर्तन है, उस बर्तन को यदि हम चूल्हे पर रखें तो बहुत जल्द बर्तन गर्म हो जाता है। बर्तन जैसा पहले वैसा ही दिखता है, दिखने में वैसा ही लगता है, लेकिन उसके भीतर कोई प्रतिक्रिया अवश्य होती है जिससे वो गर्म हो जाता है। देखिए, कोई भी पदार्थ होता है वह परमाणुओं से मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर अणु बनता है। तो बर्तन भी होता है, अणुओं से मिलकर के बना होता है, चाहे एल्युमिनियम का हो, चाहे पीतल का हो, चाहे जिसका भी। तो यहाँ पर देखिए 4.1 में दिखाया गया है कि जब बर्तन को ठंडे बर्फ में रखा गया है, यानी बर्फ में रखा गया है, तो इसके अणु पास में है। जब उसी बर्तन को गर्म पर रखा गया है, यानी कि किसी चूल्हे पर रखा गया है, तो जब उसमें आग को देते हैं तो आग के कारण इसके अणु जो होता है वो क्या करता है, काफ़ी दूर दूर तक चला जाता है। तो आग जो होता है, आग से उसके जिसके कारण ये बर्तन ग्रहण कर घूमने लगते हैं, फैलने लगते हैं, मूवमेंट होने लगती है, उसके अंदर गतिशील हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख कर समझ सकते हैं कि ऊष्मा भी ऊर्जा का ही रूप है और यह ऊर्जा आणविक गति के रूप में होती है, आणविक गति के रूप में होती है। तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्मा के स्रोत, यानी ऊष्मा किससे किससे प्राप्त होता है। तो देखिए, हम पृथ्वी पर ऊष्मा का अधिकांश भाग सूर्य से प्राप्त करते हैं, यानी सूर्य जो है एक ऊष्मा का भंडार है जो पृथ्वी को मिलता रहता है। पृथ्वी के भीतर गहराई तक जाने पर भी इसमें ऊष्मा है, ऊष्मा मिलता है। यह ऊष्मा ज्वालामुखी और गर्म धाराओं के रूप में पृथ्वी की सतह पर आता है, यानी ज्वालामुखी और गर्म धाराओं के रूप में भी पृथ्वी पर
आता है। मनुष्य ईंधन को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। मनुष्य जो होता है वह ईंधन को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। कोयला और तेल आदि ईंधन है। कोयला और तेल जो है ये ईंधन है। ये ईंधन कार्बन युक्त होता है, यानी कार्बन से मिलकर के बना होता है। और यह कार्बन जो कार्बनिक ईंधन होता है जलाने पर क्या करता है, वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करके ऊष्मा उत्पन्न करता है। नाभिकीय अभिक्रियाएं भी ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। ऊष्मा के प्रभाव जो होते हैं, ऊष्मा के क्या प्रभाव होते हैं, देखिए, ऊष्मीय ऊर्जा विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालता है। ऊष्मीय ऊर्जा होता है वह वस्तु की स्थिति पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालता है। कुछ महत्वपूर्ण और साधारण दिखाई पड़ने वाले प्रभाव निम्न हैं जो हम देखेंगे। देखिए, तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन, जब किसी ठोस पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो उसका ताप बढ़ने लगता है। जब किसी ठोस पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो ठोस का ताप बढ़ने लगता है। कभी कभी अत्यधिक ऊष्मा देने पर ठोस पिघलने भी लगता है। ऊष्मा को ठोस का ताप बढ़ाती है। ऊष्मा जो ठोस का ताप बढ़ाती है, ठोस पदार्थ के अणुओं को गतिशील कर देती है। ऊष्मा जो ठोस का तापमान बढ़ाती है एवं ठोस के अणुओं को गतिशील बना देती है अथवा उनकी गति बढ़ा देती है। इस प्रकार ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा का तात्पर्य गति द्वारा उत्पन्न ऊर्जा। और कभी कभी जब ठोस पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो वह द्रव के रूप में भी हो जाता है। देखिए, द्रव्यों में विस्तार, द्रव्यों में है ये हम देखेंगे। द्रव्य माने पदार्थ। देखिए, जब धातुओं को गर्म किया जाता है तो उसमें विस्तार होता है, यानी वो फैलता है। देखिए, ये जो 4.2 में दिखाया गया है कि रेलवे के पटरियों के बीच में जो गैप छोड़ा जाता है, तो गैप क्यों छोड़ा जाता है कि जब गर्मी के मौसम में इसमें ये गर्म होता है, सूर्य का प्रकाश जब इस पर पड़ता है या ज़्यादा ट्रेनें चलती है तो घर्षण से ये गर्म हो जाता है और गर्म होने से ये फैलेगा। तो फैलेगा तो अगर बीच में जगह नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, है ना। तो ये इससे ये साबित होता है कि किसी भी जब ठोस पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो उसमें विस्तार होता है। विस्तार का मतलब है कि वो बढ़ता है, उसकी लंबाई में वृद्धि होती है ना। अलग अलग धातु में ऊष्मा देने पर प्रसार की स्थिति भी अलग अलग होती है। यानी देखिए, विभिन्न तरह के धातु होते हैं और ये विभिन्न तरह के धातु विभिन्न तरह के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसमें प्रसार भी अलग अलग होता है। द्विधात्विक पट्टिका, द्विधात्विक पट्टिका किसे कहते हैं? द्विधात्विक पट्टिका जो होता है वह दो धातुओं से मिलकर के बना होता, द्विधात्विक पट्टिका कहते हैं। ठीक है, तो द्विधात्विक पट्टिका धातुओं के प्रसार की दर मापने के काम में आती है। ऐसी पट्टिका दो भिन्न भिन्न धातुओं से मिलकर के बनी होती है। ऐसी पट्टिका जो है दो भिन्न भिन्न धातुओं से मिलकर के बनी होती है। जब इसे गर्म किया जाता है अथवा ठंडा किया जाता है तो तापमान कम किया जाता है तो पट्टिका का एक पदार्थ दूसरे की अपेक्षा तेजी से फैलता है अथवा सिकुड़ता है। यानी जब द्विधात्विक पट्टिका होती है तो यानी दो धातु मिलकर के बने होते हैं, दो विभिन्न तरह के धातु मिलकर के वह बने होते हैं। तो जब इसमें ऊष्मा दी जाती है तो एक धातु या तो जल्दी से फैलता है या सिकुड़ता है, जिसके कारण यह क्या होता है, पट्टिका जो होती है मुड़ या झुक जाती है। तो द्विधात्विक पट्टिका का प्रयोग ताप नियंत्रण उपकरणों के स्विचों में होता है।
द्विधात्विक पट्टिका का प्रयोग ताप नियंत्रण उपकरणों देखिए, द्विधात्विक पट्टिका का प्रयोग ताप नियंत्रण उपकरणों के स्विचों में होता है। इन उपकरणों को थर्मोस्टेट कहते हैं। इन उपकरणों को थर्मोस्टेट कहते हैं। ठीक है, थर्मोस्टेट कहते हैं। वायु भी गर्म करने पर फैलती है। देखिए, वायु भी गर्म करने पर फैलती है। प्राचीन काल में लोग बड़े बड़े गुब्बारों में गर्म हवा भरकर उससे उड़ते थे। यानी प्राचीन काल में जब कुछ सुविधा नहीं था, तो देखिए यहाँ पर 4 गुब्बारे दिखाया गया है ना, गुब्बारा दिखाया गया है। यात्रियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मोंटगोल्फियर ब्रदर्स द्वारा बनाया गया गुब्बारा। ठीक है, तो क्या होता है, गर्म वायु फैलती है। प्राचीन काल के लोग बड़े बड़े गुब्बारों में गर्म हवा भरकर उससे उड़ते थे। देखिए, गर्म हवा जो होता है वो ठंडी हवा से हल्का होता है, और जब ये हल्का होगा तो ऊपर उड़ेगा, ऊपर जाएगा, तो उसके साथ साथ जो बैठा रहेगा आदमी तो उस गुब्बारे को ऊपर लेकर जाएगा, और उसमें बैठा व्यक्ति भी ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से ये विमान का काम भी करता था। लोग गर्म हवा से विमान लेने के काम भी करता था। तो देखिए, गर्म हवा का घनत्व ठंडी वायु से कम होती है। गर्म हवा का घनत्व ठंडी वायु से कम होती है। जल को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है। ठीक है, जब जल को गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है। जैसे पानी से भरी केतली को चूल्हे पर रखने पर गर्म पानी बाहर गिरने लगता है। ठीक है, यानी कोई केतली है तो उसको पूरा भर करके रखते हैं तो नहीं गिरता है, और जब उसमें उष्मा देते हैं, आग देते हैं, तो वह क्या होता है, फिर वो गर्म होता है तो उसके आयतन में वृद्धि होती तो बाहर फिर गिरने लगता है। तो इससे साबित होता है कि गर्म करने पर जल को उसके आयतन में वृद्धि होती है। इस तरह से आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और आज का जो प्रश्न हम लोग लेंगे कि ऊष्मा के विभिन्न प्रभावों को लिखें। ऊष्मा के विभिन्न प्रभावों के लिखें। हो गया, ये पहला का क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है कि ऊष्मा के स्रोत क्या क्या हैं। ऊष्मा के स्रोत क्या क्या हैं। धन्यवाद।